अब मैंने कल रात फाइनली मार्को मूवी देखी और क्या ही बोलूँ अब मैं। इस वीडियो को एक नॉर्मल सा स्पॉइलर वाला डिस्कशन समझना, क्योंकि ये कोई रिव्यू वगैरह तो होने नहीं वाला। इसमें हम हर एक चीज़ के ऊपर मैंने पॉइंट आउट करके रखे कुछ चीज़ें, हर एक चीज़ के ऊपर धीरे धीरे से बात करेंगे। तो अगर आपने मूवी देखी है पहले से तो बस आराम से बैठो, सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय द वीडियो, क्योंकि ये एक डिस्कशन होने वाला है। अब देखो, शुरुआत में जब मार्को मूवी रिलीज़ हुई तब मेरे यहाँ पे तो शोज़ का था ही नहीं। वैसे भी कोई मलयालम मूवी के शोज़ यहाँ पे लगते नहीं है। लेकिन अगर मूवी काफ़ी फेमस वगैरह होती है, अगर वो ओटीटी पे नहीं आती है तो उसके पहले थिएटर में कभी कभी आ जाती है। तो ऐसा हुआ मार्को के साथ। मार्को की डिमांड इतनी हो गई कि बेबी जॉन रिलीज़ होने के बाद मार्को के भी शोज़ ऐड हो गए। इनफैक्ट मैंने एक पोस्ट भी डाला था मेरे चैनल के कम्युनिटी पेज पे कि यार मेरे यहाँ पे लगी नहीं है पर मुझे देखना है, काफ़ी लोग इसके बारे में अच्छी चीज़ें बात कर रहे हैं। फाइनली लगी और फाइनली मैंने देखी। लेकिन देखी भी तो बहुत ख़राब थिएटर पे। मतलब यहाँ पे दो ही आइनॉक्स है, दो अच्छे आइनॉक्स है, मतलब दो ही आइनॉक्स है, दोनों ही अच्छे हैं। उसके बाद एक नॉर्मल सा थिएटर है और दो से तीन एकदम ख़राब वाले थिएटर है। मतलब वहाँ पे एसीज नहीं है, वहाँ पे पंखे हैं अभी तक। अब यहाँ वहाँ पे गुटखा थूका हुआ होता है, वेंटिलेशन ठीक नहीं है, सीट्स पीछे नहीं जाते हैं। मतलब समझ सकते हो, पुराने एकदम ज़माने के थिएटर जिसको रिनोवेट नहीं करा गया है, तो वैसा थिएटर था। मैं बोला यार ठीक है, अब जाएंगे। गया, देखने का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब था, क्योंकि कंटेंट भी काफ़ी डेंजरस था और जहाँ पे मैं बैठा था वो भी इतना कंफर्टेबल नहीं था। एनीवेज मूवी शुरू होती है, एक चीज़ें शुरू होती है, धीरे धीरे हमें मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में इंटरवल तक, मतलब इंटरवल के थोड़े पहले तक, जब वो इंटरवल की बड़ी फाइट नहीं होती है तब तक मुझे लग रहा था यार मूवी को इतना ज़्यादा लोग प्रेस कर रहे थे कि इससे वायलेंट मूवी कोई हो नहीं सकती, इसमें क्या क्या दिखा दिया। लेकिन तब तक इंटरवल के पहले से पहले तक मेजरली हम ड्रामा देख रहे थे। मेजरली हमारे मार्को का इंट्रोडक्शन होता है, उसके पहले उसके भाई को विक्टर को कैसा मारा जाता है, फिर वो रसल की एंट्री में हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ें हो रहे थे और ड्रामा ज़्यादा हो रहा था। अब मैं इंजॉय कर रहा था क्योंकि ड्रामा लिखा भी काफ़ी टाइट तरीके से था। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग लगाओगे तो समझ में आता है कि अच्छा अच्छा ये यहाँ कि यहाँ से कनेक्शन उन्होंने काफ़ी स्मार्टली प्लेस आउट करे हैं। तो हाँ, वो अप्रिशिएट करते हैं हम, क्योंकि ड्रामा अच्छा था वहाँ पे। थोड़ा फास्ट था लेकिन हाँ अच्छा था, एंगेजिंग ड्रामा था। फिर आता है मार्को हो, फिर वो कैसा, फिर उसका भी वो एक डायलॉग था कि जब बात फैमिली पे आती है तब कुछ भी कर दूंगा, ये वो। अब पीछे तो लोग बोल भी रहे थे कि ये इसका भी मूवी में एक ही डायलॉग है। लेकिन एनीवेज मार्को आता है, सब चीज़ें होते हैं, फिर पता चलता है कि यार रसल ने ही सब कुछ करा था। और वो भी आइडिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि रसल के पेरेंट, मतलब रसल के फादर ने वो सुपारी ली थी वो वसीम को मारने के लिए। लेकिन कैसे इंसिडेंटली बस रसल का दिमाग हिल जाता है, वो विक्टर को मार देता है, फिर मार्को आ जाता है। लेकिन मार्को उन्हीं लोगों के साथ काम भी कर रहा होता है, मतलब जॉर्ज उन सब लोगों के साथ काम कर रहा होता है, तो वो सारे मतलब एक ही हो जाते हैं सब। तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था कि क्या कहते हैं ना कि घर में ही सांप पाल के रखा है, तो वैसा ही वो पूरा इंसिडेंट था। तो वो मैंने एंजॉय करा, वो काफ़ी एक अच्छा डायनामिक बना रहा था। और यहाँ पे एडिटिंग की भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। जैसे कि शुरुआत में ही जब वसीम का खून होता है तब तब विक्टर नीचे गिरा हुआ होता है, तब पहली बार क्लिक होता है कि यार विक्टर इज़ ब्लाइंड। और तब वहाँ पे डे के और नाइट के दोनों शॉट्स, मतलब एक के बाद एक शॉट्स दिखा रहे थे। मतलब पहले शॉट दिखा दिया कि दिन है और वहाँ पे कैसे पुलिस को इंसिडेंट नरेट कर रहा है विक्टर कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर इमिडिएटली 2 सेकंड के बाद हमें रात का सीन देखने को मिलता है कंटिन्यूएशन में। फिर दिन, फिर रात, फिर दिन, फिर रात। तो वो काफ़ी अच्छा था, मस्त एकदम सा इंट्रीग हमें बना के देता है कि यार दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, अच्छी एडिटिंग करी गई है। फिर एडिटिंग का एक और वैसा ही था कि आगे जाने के बाद रसल के फादर का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन रसल के फादर थे, तो रसल के फादर खड़े थे, पीछे रसल था और उनके 2-3 लोग थे। और कैसे वो बता रहे थे कि हम ऐसा ऐसा प्लान करेंगे। तो वही प्लान वो अगले दिन मार्को को बताते हैं, सेम जगह पे खड़े होकर। मतलब मैच कट का यहाँ पे यूज़ करा गया है। अगेन प्रीटी नाइसली डन, एक अच्छा सा इंट्री हमें देता है कि यार हम कुछ अच्छा देख रहे हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ मैंने नोटिस करी कि जो उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक था, बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा था, कैची था, लेकिन बार बार यूज़ हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ हो रहा था। एक पॉइंट के बाद तो मुझे थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा था, बट वो अपना काम तो कर रहा था कि एक वो मोमेंट को कूल बनाने का काम कर रहा था। कोई भी एक्शन सीन हो या फिर वो स्लोमो में, अब स्लोमो की बात करेंगे, लेकिन स्लोमो में कोई चलता आ रहा है तो उसको एक अच्छा सा बीजीएम, वही मतलब रिपीटेटिव बीजीएम हो रहा है, लेकिन फिर भी कूल बनाने का तो काम कर ही रहा था। फिर स्लोमो का ही बात कर लेंगे यार। स्लोमो, हर एक कैरेक्टर चलता हुआ जाता है तो उसको स्लोमो में ही दिखाते हैं। हर एक को हीरो एंट्री है, हर एक के हाथ में सिगरेट है, वही चल रहा है। और उसके बाद भी कपड़े भी सब सब लोगों ने ब्लैक कपड़े पहने हैं। किसी ने गोल्ड चेन पहनी है तो किसी ने सिल्वर चेन पहनी है, लेकिन सबके कपड़े ब्लैक, डार्क
पिच ब्लैक। तो वे वैसे करते करते हम इंटरवल तक आते हैं, फिर इंटरवल पे वो हमें बड़ी सी फाइट देखने को मिलती है। मार्को को यहाँ पे चाकू मारते हैं, कहाँ पे मारते हैं, और वो ट्विस्ट भी काफ़ी अच्छा था। जैसे वो ने मतलब जब पॉइंट पे उन्होंने रिवील करा कि रसल ने ही, मतलब देखो वो कार में जाते हैं, कार में रसल के साथ मार्को भी बैठा होता है। मार्को को जॉर्ज का कॉल आता है, जॉर्ज बोलता है कि रसल ही था जिसने मारा, और इमीडिएटली तब हमें पता चलता है कि अरे मार्को के साथ तो रसल ही बैठा हुआ है। फिर मार्को को पकड़ लेते हैं, वहाँ पे लेके जाते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन उसके पहले जो दिखाया है उन्होंने वो थोड़ा स्टूपिडिटी थी, कि जैसे जॉर्ज को वो आदमी मारने को आता है लेकिन बस पेट में 4-5 चूरी खोप के भाग जाता है। यार ऐसा कौन करता है? मारना है तो भी ठीक से मारना। वो मुझे एक लगा कि यार ये शायद से थोड़ा बहुत फोर्स था, थोड़ा बहुत इसकी राइटिंग थोड़ी बहुत यहाँ पे कम रह गई, वैसा मुझे लगा। लेकिन ऑब्वियसली हम उसको इग्नोर कर सकते हो। तो आगे जाने के बाद इंटरवल के पहले वो बड़ी सी फाइट सीन देखने को मिलती है। वहाँ पे वो क्या, वो बड़ी सा कौन सा वो मशीन होता है, उससे हाथ काट देते हैं, फिर दैट वॉज प्रिटी गुड। और वहाँ पे भी अच्छा खासा ट्विस्ट उन्होंने डाला। मतलब इंटरवल ब्लॉक नहीं बोलते हम, कि इंटरवल के मोमेंट पे ही कुछ बड़ा हो जाता है, तब वो बड़ी चीज़ हो गई। और वो हुई, हमें पता चलता है कि विक्टर की गर्लफ्रेंड इज़ एक्चुअली प्रेग्नेंट, और उसको इन्होंने किडनैप करके रखा है। और क्या सही मूव था वो वहाँ पे मैंने तारीफ़ करी यार कि नाइस, अच्छी खासी उन्होंने लिख के रखी है स्टोरी यहाँ पे। ये काफ़ी बढ़िया तरीके से रिवेंज स्टोरी बना के रखी है यहाँ पे। और कैट एंड माउस का खेल होने वाला है आगे जाने के बाद। फिर इंटरवल के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी का वो पूरा मांग के रखा है कि प्रॉपर्टी दो, फिर हम इसको छोड़ेंगे वगैरह। वहाँ पे भी जो डबल क्रॉसिंग होती है, एक्सीलेंट। डबल क्रॉसिंग के बाद डबल क्रॉसिंग के बाद थोड़ा आगे जाके करेंगे, पहले बात कर लेते हैं स्टेयर केस वाले फाइट सीन के बारे में। अगर आप मेरे चैनल को कुछ समय से फॉलो कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि वन टेक एक्शन सीन्स से मुझे कितना ज़्यादा लगाव है। जब भी कोई मूवी में अच्छी तरीके से वन टेक एक्शन सीन्स हमें देखने को मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पता होता है वैसे भी कि ये वन टेक नहीं है प्योरली, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्निक्स यूज़ करके वो कट्स लग जाते हैं, लेकिन इट गिव्स यू एन इल्यूजन कि हाँ ये पूरा वन टेक में हो रहा है। और जब जब वो मतलब पता तो होता है कि वन टेक नहीं है, लेकिन वन टेक दिखता है तो मज़ा आता है। और यहाँ पे वो स्टेयर केस वाला सीन ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं एक पॉइंट के बाद दिमाग को ऐसा हाथ, सर को ऐसा हाथ पकड़ के बैठ गया था कि यार क्या दिखा रहे हो। दैट वॉज द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट। और जो जो चीज़ लोग बात कर रहे थे कि मूवी बहुत खतरनाक वायलेंट है, ये तो बस इसकी शुरुआत है, मुझे वो पता चल गया था। और वहाँ पे भी उन्होंने हैंड हेल्ड कैमरा ही यूज़ करा है, जहाँ पे हर बार हमें ऐसा लगता है कि हम कैरेक्टर के साथ ही मूव कर रहे हैं। कभी स्टेयर के से हम ऊपर चले जाते हैं, कैरेक्टर नीचे मार रहा होता है, फिर कभी कैरेक्टर पास होता है, हम नीचे होते हैं। ऐसा इल्यूजन देते हैं कि हम वहीं पे खड़े हैं। और वही वन टेक एक्शन सीक्वेंस का पॉइंट भी होता है कि ऑडियंस को एक फील करा के दे कि यार तुम भी सीन का पार्ट हो। और क्या डेडिकेशन है यार वो एक्टर की उस सीन में, मारता ही जा रहा है, मारता ही जा रहा है, मारता ही जा रहा है, मारता ही जा रहा है। और उसके बाद हमें वो ट्विस्ट देखने को मिलता है कि वहाँ पे उसकी वो, मतलब इट वाज काइंड ऑफ ऑब्वियस कि वहाँ पे विक्टर की गर्लफ्रेंड नहीं होगी। लेकिन वहाँ से उसके बाद से जो ट्विस्ट शुरू होता है फादर के बारे में, जो रसल का फादर था, उसको अपना मार्को पकड़ लेता है, फिर उसको जिस तरीके से वहाँ पर रखता है उस गोडाउन में, या फिर वो जो भी चीज़ थी, जो भी जगह थी, ऊपर से एसिड आ रहा है, ऊपर से एसिड की बूंद है, सामने गन है, उसको बांध के रखा है, एंड ऑफ कोर्स नीचे उसके बॉम्ब था। वो सीन में बहुत ज़्यादा टेंशन था, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि ये मरेगा, मतलब इसे मार दिया जाएगा। लेकिन मुझे इसकी ज़्यादा फिक्र थी कि जब इस, और ये मूवी कर सकती थी वैसा, कि जब उसके मुंह पे एसिड गिरेगा तो पूरा कैमरा वही रख के उसको दिखाए उसका मुंह पिघलते हुए। मुझे गारंटी थी, पता ही था कि अगर वैसा सीन हुआ तो इसको डेफिनेटली दिखाएंगे जलता हुआ। लेकिन थैंक गॉड वो दिखाया नहीं, बस एक ही बूंद उसके सर पे गिरती है। नाइस, वेरी एक्सीलेंट। मतलब वो सीन ऐसा था कि आपको एक सस्पेंस भी देता है, डर भी फील कराता है, और ख़त्म होने के बाद रिलीफ भी मिलती है कि यार अच्छा हुआ, सीन ख़त्म हो गया। और उसमें भी जिस तरीके से रसल बोलता है कि बेटा बेटा, लेकिन मतलब रसल के पापा बोलते हैं बेटा बेटा, लेकिन रसल फिर भी चला जाता है। हार्ट ब्रेकिंग बट वेरी गुड। फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं। उसके बाद हमारा रसल पूरी तरीके से हक्का पक्का होता है। रसल जाता है उसके बुच्चर भाई के पास। उसके वो काफ़ी मतलब बल्कि आदमी था और ख़तरनाक दिख रहा था। उसकी भी एंट्री होती है, उसको भी वही स्लोमो, काले कपड़े, सिगरेट के साथ जो भी है उनका वैसा देते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ। लेकिन उसके बाद जो हुआ दैट वॉज एब्सोल्यूट मेहम, एब्सोल्यूट कार्नेज। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा था मेरे मन में कि ये क्लाइमैक्स ही है। और मुझे लग रहा था जिस तरीके से हर एक कैरेक्टर को मार दिया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ द एंड।
और यहाँ पे फॉर अ चेंज हमें हमारे हीरो को हारता हुआ देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन थोड़ा बहुत आगे चले गए हम, थोड़ा बहुत पीछे आते हैं। घर सेट है, घर में प्रेग्नेंट है वो विक्टर की गर्लफ्रेंड, एंड शी इज़ अबाउट टू गो इन लेबर। तो उसे हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में नहीं भेजते, घर पे ही डॉक्टर बुला देते हैं। फिर जॉर्ज काइंड ऑफ चार्ज लेता है कि भाई तुम सारे बच्चों को लेके जाओ, मैं संभालूंगा। और फिर जॉर्ज आके हर एक आदमी को मारता है, कैसा कैसा मारता है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उस मोमेंट तक आई थिंक एक भी बार सीटी या ताली नहीं पड़ी थी मूवी में, लेकिन उस मोमेंट को जॉर्ज को सीटियाँ मिल रही थी। क्या बोलूँ अब मैं, जॉर्ज एक नंबर तरीके से सबको मार रहा था, लेकिन एवरी वन न्यू कि वो ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा। जॉर्ज जख्मी होता है, वो नीचे गिरता है। उसके बाद मार्को आता है, मार्को को हर तरीके से मारा जाता है। और उसके बाद सिलेंडर के साथ, वो छोटे बच्चे के साथ जो होता है, वो बताता है कि यार कैसे ये मूवी को परमिशन मिली इस चीज़ के लिए। उतना ही काफ़ी नहीं था, लेकिन हर एक लोग को मारा जाता है। उसके बाद जो उनकी मम्मी थी, वो वाई सो सीरियस वाला, आपको पता है वो डेफिनेटली जोकर का, बैटमैन जोकर वहाँ से लिया था। लेकिन फिर भी यार ऐसा करके फाड़ देना, मतलब दैट वॉज जस्ट टू मच। और दैट वॉज इट। उसके बाद भी जॉर्ज की गर्लफ्रेंड को भी मारा जाता है, जॉर्ज बोलता हूँ, मार्को की गर्लफ्रेंड को भी मारा जाता है। सबको मारा जाता है, सबको मारा जाता है, और फिर मार्को को जिंदा छोड़ा जाता है। अब ये ऐसे मोमेंट्स है जहाँ पे हम दिमाग लगाया तो फिर ऐसा लगता है कि यार मार ही देते, क्यों ही छोड़ के रखा है। लेकिन फिर समझ में आता है कि ठीक है, मूवी है, इतना ज़्यादा इस दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन उस मोमेंट पे मार्को के यहाँ पे टाके हैं, उसके यहाँ से भी चाकू घुसाया था, काफ़ी खतरनाक तरीके से वो ब्रूस था, इधर भी मारा था। वो मोमेंट पे लगता है कि मे बी दिस इज़ वेयर द मूवी एंड्स। मे बी यहाँ ये इतना बड़ा ब्लड शेड हो चुका है, इसके आगे अभी क्या ही होगा, कितना ही तुम बड़ा क्लाइमैक्स दे दोगे इसके बाद। तो मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि यही क्लाइमैक्स है और यही मोमेंट पे मूवी एंड होने वाली है। एंड फॉर अ चेंज हमारा विलन जीतने वाला है और हीरो हारने वाला है। जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, वैसा ही लग रहा था। लेकिन देन मार्को निकलता है, नहाता है, मतलब खुद को स्टिचअप करता है, नहाता है, सूट बीट पहनता है, कुत्ते को बोलता है चल भाई बदला लेना है। और फिर मैं सोच रहा था कि यार इससे बड़ा तो वो क्या ही क्लाइमैक्स दे देंगे। और डेफिनेटली बड़ा उन्होंने क्लाइमैक्स नहीं दिया, उनका प्री क्लाइमैक्स ही बहुत बड़ा क्लाइमैक्स था। तो ऑफकोर्स सी बात थी कि वो क्या ही बड़ा कर देंगे उसके बाद। तो हाँ, ऐसा ग्रहण तो कुछ नहीं होता है, लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मोमेंट आपको सबको पता है क्या होता है। मार्को रसल को मारता है, उसका दिल निकाल लेता है बाहर। और वो मोमेंट पे सबसे ज़्यादा तालियां और सीटियां पड़ी थी क्राउड से। दैट्स इट। फिर उसके बाद जो भी हुआ वो तो इतना कुछ था नहीं, क्योंकि ऑफ स्क्रीन ने बता दिया है। मतलब वो ठीक था कि उसका मुंडी निकाल, उसकी मतलब चाकू लिया, मुंडी से वो रसल के भाई को मार दिया, फिर बच्चे को लिया, फिर बच्चे को हाथ में लिया, फिर कुत्ते के साथ निकल गया। अब वो ठीक था, लेकिन जो मेन पॉइंट था उसका कि प्री क्लाइमैक्स इतना बड़ा कर दिया, तो तुम क्लाइमैक्स कितना ही बड़ा करोगे। और उसके बाद क्लाइमैक्स में भी दिल निकाल लिया यार। क्या था ये, क्या था। बट दैट वॉज एन एक्सपीरियंस। वैसे कुछ नेगेटिव्स भी थे, जैसे मैंने पहले बोला कि वो स्लोमो शॉट्स थे, बहुत ज़्यादा स्लोमो शॉट्स थे, फिर बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ ऑफ बीजीएम था। फिर हाँ, एक और चीज़ मैंने नोटिस करी कि कुछ कुछ सीन्स को कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट दिखा दिया था उन्होंने। एंड आई थिंक कि उन्होंने वो जानबूझ के किया, क्योंकि ब्लड काफ़ी ज़्यादा हो गया था मूवी में। तो मे बी वो ब्लड को कम दिखाने के लिए ब्लैक एंड वाइट कर दिया, ब्रूटैलिटी कम दिखाने के लिए। और एक और चीज़ मुझे लगती है कि मतलब ऐसा नोटिस हो रहा था कि काफ़ी मोमेंट्स पे ब्लड जो था, मतलब आई थिंक उसको पूरे ही मूवी में, अब मेरी स्क्रीन भी इतनी कुछ खास नहीं थी, जैसे मैंने पहले बोला आपको कि थिएटर इतना कुछ अच्छा नहीं था, मतलब था ठीक है, लेकिन काफ़ी पुराना था। तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी स्क्रीन का ही सैचुरेशन या फिर वो कम था, लेकिन मे बी मूवी में भी अब ब्लड के इतने सीन्स है, तो इसीलिए ब्लड को थोड़ा सा डार्क दिखाया है, ऐसा मुझे लग रहा था। मतलब ब्राइट रेड नहीं था, ज़्यादा डार्क था, ऐसा मुझे लगा था। बट एनीवेज जो भी था। बट यार दिस वॉज रियल एन एक्सपीरियंस। मूवी लंबी भी नहीं थी, 2 घंटे 20 मिनट की थी। और स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में तो ज़्यादा करके ड्रामा ही था, ऐसा ऐसा निकल जा रहा था। फिर सेकंड हाफ में तो असली मेहम था यार, क्या था वो कार्नेज, एब्सोल्यूट ब्लड शेड। और उसमें यार ब्लड शेड भी था, और हमें पता है कि यार मूवी ना खतरनाक जा रही है, कि मूवी ने तुम्हें इतनी ब्रूटैलिटी दिखाई, तो वो इतना दिखाने से हिचकिचाएंगे नहीं, वो इतना दिखाएंगे।
और ये मैं बात कर रहा हूँ वो घर वाले सीन में प्री क्लाइमैक्स वाले फाइट के बारे में। लेकिन तुम्हें पता है सबकॉन्शियसली कि ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो वो करके दिखाते हैं ज़्यादा था, खतरनाक था वो फिर भी आपको सरप्राइज करता है। जैसे कि लगता नहीं है कि कोई बच्चे को मारेगा इतनी ब्रूटैलिटी से, और कोई किसी फीमेल को भी मारेगा इतनी ब्रूटैलिटी से, लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि सारे मर्दों को ही मार देंगे, और कैसा भी मारो फिर उनको, कहाँ से भी कुछ भी फाड़ो, कैसा भी मारो। लेकिन बच्चे को मारना, फिर फीमेल्स को भी मारना, दैट शोज कि ये रुकने वाले नहीं थे। दैट वॉज द शॉकिंग पॉइंट इन द मूवी कि तुम सोच रहे हो ना कि हम इतनी ब्रूटैलिटी दिखाएंगे, अब आराम से बैठो, हम इतनी ज़्यादा दिखाएंगे कि तुम डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे। एंड दैट बेग्स द क्वेश्चन कि साला अलाउ कैसे करा इस मूवी को सेंसर बोर्ड ने। बट अगेन दिस वॉज एन एक्सपीरियंस। खतरनाक मूवी थी यार। बाकी तुमने मूवी तो ऑब्वियसली देखी है, तो तुम्हारे जो भी थॉट्स थे इसके बारे में प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताओ, और एक फेवर करना, कुछ अच्छी मूवीज़ के रिकमेंडेशंस नीचे कमेंट्स में छोड़ के जाना, जो काफ़ी फील गुड वाले मूवीज़ है, जो देखने के बाद लोगों को संतुष्टि मिलेगी। वैसे रिकमेंडेशंस भी छोड़ के जाना। और अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।